हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस के सिलेबस के अंतर्गत हम फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को देख चुके हैं। आज हम थर्ड पेपर के जितने भी सेगमेंट हैं उन पे चर्चा करेंगे। और पीसीएस में मूलतः पहले 4 पेपर जीएस के होते थे, लेकिन जब से ऑप्शनल को हटा दिया गया है तो इस बार मेंस जो भी लोग बैठेंगे वो जीएस के 6 पेपर देंगे। और जीएस के जो 5 और 6 पेपर हैं वो पहली बार होंगे, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऑप्शनल एलिमिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो वो 2 पेपर की जगह पर जीएस के 2 पेपर एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, जिनकी हम चर्चा आगे वाली क्लासेस में करेंगे। आज हम थर्ड पेपर की चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसे में भी काम कर जाता है और आपके इंटरव्यू में भी काम आता है। और दैनिक योजनाएं, क्योंकि आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर इन चीज़ों की जरूरत होगी, तो आपको इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इनके लिए आप सोर्स के रूप में एनसीईआरटी, ठीक है, स्पेक्ट्रम, दृष्टि आईएएस या मास्टर बुक्स कर सकते हैं, या किसी कोचिंग के अगर नोट्स अच्छे मिल जाते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन, जो हमारा इकोनॉमिक नियोजन है, ठीक है। आर्थिक नियोजन के रूप में जो हमारी योजनाएं पहले बनाई जाती थी, आपको पता है कि 15 योजनाएं बनी। उसके बाद योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग आ गया है। अब नीति आयोग कैसे काम करता है, ठीक है, संघीय क्षेत्र को लेकर के, राज्यों को मिला करके कैसे योजनाओं का निर्माण करता है, क्या उसका एजेंडा है, क्या उसके विकास लक्ष्य हैं, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। आपको कक्षा 11 की एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नीति आयोग की क्या भूमिका है, उसको कैसे बनाया गया, कार्यपालिका के आदेश द्वारा या संवैधानिक है, तो सीधी सी बात है, कार्यपालिका के आदेश द्वारा 2015 में ये निर्माण हुआ था और तब से काम कर ला गया। जो आपकी लास्ट योजना थी 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। 15 नहीं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है। एनडीसी की क्या भूमिका थी। उसके बाद गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए, ठीक है। गरीबी के मुद्दे अगर पढ़ना है तो आप क्लास 9th की एनसीईआरटी का शायद थर्ड चैप्टर कर सकते हैं, बेरोजगारी, ठीक है। सामाजिक सोशल जस्टिस के चैप्टर से सामाजिक न्याय वगैरह भी आप देख सकते हैं। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्य, ये सारी चीजें आप करंट के मुद्दों से जोड़ करके, या बजट जब आता है उनके मुद्दों से जोड़ करके आप इन चीजों को तैयार कर सकते हैं बड़े आराम से। इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, करीब 25 से 30 सवाल, यानी थर्ड पेपर से कम 25 सवाल आपको पीसीएस में प्री में पूछे जाने हैं। तो ये चैप्टर आपको ठीक से तैयार करना है। उसके बाद सरकार के बजट के अवयव एवं वित्तीय प्रणाली, जो हमारा फाइनेंसिंग सिस्टम है इंडिया का एंड स्टेट का, ठीक है, वो आपको देखना है, बेहतर तरीके से देखना है, क्योंकि इस बार कम से कम 8 सवाल इससे पूछे गए थे प्रीलिम्स में। मेंस में कितने आते हैं ये भी हम देख लेंगे। सरकार के बजट कब पेश किया जाता है, बजट की क्या क्या निधियां हैं, उनको कैसे पेश किया जाता है, वो पॉलिटी का काम है। लेकिन बजट के क्या अवयव हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में। वित्तीय प्रणाली हमारी कैसी है, जीडीपी क्या होती है, राज्य का जीडीपी, उसकी जीडीपी अंतर ऋण कैसे ले सकते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार की फसलें, यानी एग्रीकल्चर जो हमारा इकोनॉमिक्स का है, विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन, भंडारण, ठीक है। आप जब 4th चैप्टर 9th क्लास इकोनॉमी का पढ़ेंगे तो आपको एफसीआई के संबंध में, कृषि उत्पाद कैसे होता है, विपणन कैसे किया जाता है, ठीक है, एफसीआई क्या होता है, एफसीआई के बारे में आपको सारी जानकारी, ठीक है। बुआई, ठीक है, यहाँ बुलाई लिख दिया गया। बुआई, विपणन, किसानों की सहायता से लेके ये जो ई टेक्नोलॉजी है, ढुलाई कैसे की जाएगी, ठीक है, वो सारी चीजें आप इनको देखना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में। तो प्रीलिम्स के लिहाज से और मेंस के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ज्यादातर से थर्ड पेपर में इंडिया लेवल से पूछा जाएगा, तो स्टेट के लिए 5वां छठा पेपर है जहां पर इकोनॉमी अलग से पूछी जाएगी। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है कि आपको थर्ड पेपर लिखते समय ये ध्यान देना है कि आपको स्टेट परिप्रेक्ष्य में लिखना है या भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। कृषि उत्पाद का भंडारण कैसे किया जाएगा, एफसीआई कैसे काम करती है ना, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी ढुलाई, भंडारण, विपणन, ठीक है। जो हमारी सहकारी समितियां हों या तुम्हारी जो उचित मूल्य की दुकानें हों, उन पर कैसे पहुंचाई जाती है। किसानों के लिए ई सहायता, ई तकनीक, जैसे ड्रोन का प्रयोग, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव, जो भी कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक डाले जाते हैं उनको कैसे किया जाएगा। अन्य जानवरों की सुरक्षा के लिए ये उपकरण कैसे लाभदायक हो सकते हैं। टेली मेडिसिन, टेली कॉलिंग जो किसानों के लिए दी जाती है, किसान मंत्रालय द्वारा, किसान उस पर कैसे काम करते हैं, ठीक है। अन्य किसानों को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो भी इसमें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद 5वां चैप्टर है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कृषि अनुदान,
ठीक है, जो भी सब्सिडी दी जाती है, जो योजनाएं, किसान मानधन योजना, न्यूनतम एमएसपी से जुड़े मुद्दे, अभी हाल फिलहाल में बड़ा आंदोलन हुआ था पिछले दो दो साल पहले, ठीक है, 3 किसान बिल्स को लेकर के, उसको प्री में, देखो कितना बर्निंग टॉपिक था कि प्री में भी पूछा, मेंस में भी तीनों चैप्टर्स, तीनों सेगमेंट्स में पूछा, इंटरव्यू में भी काफी रहा। पीडीएस सिस्टम, उद्देश्य क्या है, क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, क्या उसकी सीमाएं हैं, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा, 9th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 खाद्य सुरक्षा, बेहतर बफर स्टॉक, ठीक है। कृषि में तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाएगा, कैसे उसको बेहतर अनुकूल किया जाएगा, तकनीकी अभियान कैसे चलाए जाएंगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, या खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब उचित चीजों को, संबंधित उद्योग कौन कौन से लगे हैं, कैसे उनको, खाद्य प्रसंस्करण का मोटा मोटा मतलब होता है जैसे गेहूं है उसको आटा बना करके बेचना, ठीक है, बेहतर तरीके से कार्यान्वयन, उसके कार्य क्षेत्र, उसका क्या महत्व है, स्थान निर्धारण कैसे करोगे। मान लिया आपको आटे की चक्की लगानी है तो उसका निर्धारण कैसे करोगे, या उसका उद्योग लगाना है तो कैसे निर्धारण करोगे। ये सभी, जूट का उद्योग आपको लगाना है, ठीक है, आपको पेराई के उद्योग लगाने हैं, तो वो सारी चीजों का निर्धारण कैसे करोगे, वो संबंध में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए, ठीक है। इसका ऊर्ध्व या अधो प्रवाह, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, कैसे उसको डिटेल करोगे, उसकी आवश्यकता है। आपूर्ति श्रृंखला, चेन मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये कोरोना के समय से बड़ा, ठीक है, लाइटिंग टॉपिक है और इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, जो लैंड रेवोल्यूशन आया, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, ठीक है, चाहे वो हदबंदी हो, चकबंदी हो, ठीक है, या फिर भूमि का पुनर्वितरण किया गया हो, ठीक है, और जो सेटलमेंट थे वो कैसे किए गए, लोगों को कैसे चीजें पहुंचाई गई, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आप इसके लिए आप 10th क्लास एनसीईआरटी कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद भारत में वैश्वीकरण, ठीक है, ये जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, फर्स्ट जीएस फर्स्ट में बताया था, तो वहां भी ये काफी लाइटिंग टॉपिक था। उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, चौथी औद्योगिक क्रांति है, इनके औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधारभूत संरचना, जैसे ऊर्जा है, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, ठीक है, ऊर्जा की बात ज्यादा हो रही है क्योंकि रिन्यूएबल ऊर्जा की बात की जा रही है। बंदरगाह, सड़कें, है ना, क्या योगदान देती हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाता है, जैसे बोट मॉडल क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल क्या है, तो ठीक है। इसी तरह बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। विमानपत्तन, रेलवे जो एयर, ठीक है, रेलवे के संबंध में विज्ञान, देखो ये तुम्हारा 9 टॉपिक था कि प्योर इकोनॉमी है, ठीक है, इको 9 टॉपिक और इनसे रिलेटेड मुद्दे, बड़ा नहीं है लेकिन हाँ टफ है थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। फोकस आप तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को ढंग से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान है। भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति क्या है ना, दैनिक जीवन के अनुप्रयोग, यानी नॉर्मल साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी एवं तकनीक, उद्योगी प्रयोग प्रौद्योगिकियां, यानी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके संबंध में। इसके लिए आपको साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारे स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसरो है, उसके संबंध में जैसे चंद्रयान 3 अभी लॉन्च करने वाला है, 12 जुलाई को शायद लॉन्च किया जाएगा, है ना, तो उस संबंध में आपको पूछा जा सकता है। तकनीक आपको बहुत ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि करीब 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सूचना, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रौद्योगिकी। एक अच्छा 11 12 की एनसीईआरटी अगर जीव विज्ञान की पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, ठीक है, कैसे उनको डील करेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, 9 10 11 12, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो साइंस एंड टेक से रिलेट करती हैं। उसके बाद 13, ठीक है, 13 14 15
13 और 14 ये तुम्हारे एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, जैसे पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, ठीक है, क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन, ठीक है। इसको संघात आकलन का मतलब होता है एनवायरनमेंट इफेक्ट रेट निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बायो, ये प्री के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, करीब 25 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा टफ है ना। तो इसके लिए आपको क्या है, जैसे शंकर आईएएस की बुक हो गई, वो कर सकते हैं, या फिर आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, एनसीईआरटी का, अच्छा जीव विज्ञान की एनसीईआरटी है, साइंस की एनसीईआरटी है, अन्य कोई एनसीईआरटी अगर आती है वो भी आप कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन, ठीक है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो करंट सिनेरियो है उसको लेकर के थोड़ा बेसिक में काम करेंगे तो आपदा प्रबंधन हो जाएगा। आईआर यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं, आणविक प्रसार के मुद्दे यानी एनपीटी वगैरह, अतिवाद के कारण, प्रसार एवं संचार तंत्र की मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, ये बड़ा है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में सुरक्षा क्या है, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध, ये सारी चीजें है ना, तो इनको आपको देखना है। जो तुम्हारे सुरक्षा बल हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, उनकी क्या भूमिका है, शासनाधिकार क्या है, भारत का उच्च रक्षा संगठन कैसा है, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन से संबंधित मुद्दे यानी कृषि, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के सेगमेंट हैं। अब 3 सेगमेंट में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, पहला तो आपका इकोनॉमिक है, उनसे संबंधित मुद्दे हैं, ठीक है, सामाजिक आर्थिक जो भी चैलेंज हैं उनसे संबंधित मुद्दे हैं। दूसरे टॉपिक के रूप में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, तीसरे में आप इन्वायरमेंट एंड स्टडीज को ले सकते हैं। ये लेंथी सब्जेक्ट है और ये सिलेबस भी इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अन्य में अगर देखेंगे, सेकंड पेपर में देखेंगे तो पॉलिटी है, शासन संबंधी मुद्दे हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस है, ठीक है, आईआर की कुछ भूमिका है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक्स तो प्रॉपर सब्जेक्ट है ही है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, 3 सब्जेक्ट हो गए, फिर इंटरनल सिक्योरिटी है, 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। फिर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, आपदा प्रबंधन। तो कुल मिलाकर 5 से 6 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, चाहे आईएएस में हो, पीसीएस में हो। ये इसमें हिंदी माध्यम के स्कोर कम होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मटेरियल का अभाव, ठीक है, बेहतर मटेरियल हिंदी माध्यम में उपलब्ध नहीं है, अगर है तो ऐसा ऐसा मटेरियल है कि जो आपकी समझ के बाहर है, ठीक है। तो ये 15-18 जो टॉपिक हैं, इसमें सबसे ज्यादा बर्डन होता है इको का, देन साइंस एंड टेक, उसके बाद प्लस ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज, उसके बाद आपदा प्रबंधन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 20 नंबर का आता है इसके। आईआर से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड करीब 20 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना, वो भी सारी चीज़ें इससे पूछी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, लाइट भी चली गई है, तो अगला जो सामान्य अध्ययन 4 है उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो आज थैंक यू वेरी मच। क्लासेज अच्छी लगी हो लाइक करें, सिलेबस पे पकड़ बनाएंगे तो आपका सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा, सिलेबस नहीं समझेंगे तो चीज़ें आपकी पकड़ में कभी नहीं आएंगी, आप तैयारी करते रहेंगे, फेल होते रहेंगे। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि कि आपके पास जो पीसीएस कैसे क्वेश्चन पेपर करेगा, पीसीएस का सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आपको सिलेबस क्लियर होगा। तो सिलेबस रट डालो, सिलेबस को समझ लो ठीक से,